हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड एजुकेशन के सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने एक टॉपिक रखा है एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन को हिंदी में कहते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा एक वर्षा का एक प्रकार माना जाता है और इसके बारे में अम्ल वर्षा का जो शब्द है सबसे पहले उसको प्रयोग किया था रॉबर्ट ऑगस्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1872 में इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। और अम्ल वर्षा से अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ होता है pH 5 से कम की वर्षा का होना। आप जानते हैं कि pH मान से ही वर्षा की मात्रा को निर्धारित किया जाता है, उसकी वैल्यू को मापा जाता है। तो अगर pH 5 से कम की वर्षा होती है तो उसे अम्ल वर्षा का दर्जा दिया जाता है। अब अम्ल वर्षा कैसे होती है और कैसे बनती है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले वायुमंडल में कुछ गैसीय प्रदूषक पाए जाते हैं, उनमें सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड प्रमुख रूप से वायु के गैसीय प्रदूषक माने जाते हैं। इन गैसीय प्रदूषकों का निर्माण कैसे होता है, उत्पादन कैसे होता है वो समझ लें। जीवाश्म ईंधनों के दहन प्रगालक, शक्ति संयंत्रों, स्वचालित वाहन निर्वातक और घरेलू अग्नि के द्वारा इन वायु के गैसीय प्रदूषकों सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन होता है। ठीक है, अगली बात, ये जो वायु के गैसीय प्रदूषक होते हैं वायुमंडल में कई हजार किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम होते हैं। जितनी अधिक देर तक वायुमंडल में ये गैसीय प्रदूषक रहते हैं उतना अधिक ये अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इनमें प्रमुख रूप से शामिल माने जाते हैं। ये वायुमंडल में जल में घुल जाते हैं और अम्ल वर्षा की तरह धरातल पर गिरते हैं। ठीक है, ये वायुमंडल में बादल या कोहरे में भी रहते हैं। अम्ल वर्षा वास्तव में H2SO4 और HNO3 का कॉकटेल मानी जाती है। उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संबंधित मात्राओं के आधार पर इन दोनों का अनुपात भिन्न भिन्न हो सकता है। मैंने पॉइंट वाइज इस पूरे अम्ल वर्षा के टॉपिक को बनाने का प्रयास किया है कि आप क्रम से समझें कि आखिर होता क्या है, अम्ल वर्षा कैसे होती है। ठीक है, तो औसतन रूप से 60 से 70% की अम्लता के लिए H2SO4 जिम्मेवार होता है और 30 से 40% की अम्लता के लिए HNO3 को जिम्मेवार माना जाता है। NOx का उत्पादन वायुमंडल में विद्युत विसर्जन से भी होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन व जल के संयोजन से सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करते हैं। ये मैंने 4 सूत्र भी बताए हैं। ट्वाइस SO2 प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस SO3, SO3 प्लस H2O इक्वल टू H2SO4, ट्वाइस NO प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू N2O5 एंड N2O5 प्लस H2O इक्वल टू ट्वाइस HNO3। तो इस तरह से समीकरण के माध्यम से ही आप अम्ल वर्षा को समझते हैं कि आखिर अम्ल वर्षा का निर्माण कैसे होता है। तो एसिड रेन का निर्माण अगर हम संक्षेप में देखें तो एसिड रेन के निर्माण में सबसे पहला भाग होता है वायु प्रदूषकों का
जो कि SO2 और NO3 गैसों के द्वारा निर्मित होता है। फिर इनका परिवहन एवं परिवर्तन एवं संयुक्त ऑक्सीकरण क्रियाएं होती हैं, ठीक है। और तीसरा इसका क्रम बनता है H2SO4 और HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अंत में निर्माण होगा। तो मुख्य रूप से इसके 3 चरण आप मान सकते हैं। पहला वायु प्रदूषक निर्माण का चरण, दूसरा परिवहन एवं परिवर्तन एवं संयुक्त ऑक्सीकरण क्रियाओं का चरण, और तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का चरण। और आगे चल के क्या होता है, अम्ल वर्षा। तो अगर हम इन अम्लों का वायुमंडल में आने का रूप देखें तो वायुमंडल में ये अम्ल पृथ्वी तल पर 2 रूपों में आते हैं। पहला रूप होता है नम रूप और दूसरा रूप होता है शुष्क रूप। नम रूप में ये अम्ल वर्षा, बर्फ और कोहरे के साथ में पृथ्वी तल पर आते हैं, और शुष्क रूप में ये अम्ल नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में धरातल पर गिरते हैं। अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव क्या होता है? अम्ल वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव माना जाता है मृदा में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जैविक समुदायों को अम्ल वर्षा मार देती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होने लगता है या गड़बड़ा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव होता है जलीय पारितंत्र में अम्ल वर्षा पलवकों, मोलस्कों, मछलियों आदि को 5 से कम pH मान पर मार देती है, जिससे खाद्य श्रृंखलाएं गड़बड़ा जाती हैं, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव होता है ऐतिहासिक इमारतों को, जैसे ताजमहल जैसी इमारतों में अम्ल जमाव की स्थिति बनने पर उनको नष्ट कर देती है। धीरे धीरे नष्ट होता है, इतना धीरे गति से कि आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव होते हैं जो कि अम्ल वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। और अगर ये मनुष्य की त्वचा पर गिर जाए, किसी जीव की त्वचा पर गिर जाए, तो सामान्यतया वो त्वचा का वो भाग जल जाता है। अम्ल वर्षा को इस रूप में भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अम्ल वर्षा के बारे में, उसके दुष्प्रभावों के बारे में जान चुके हैं, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि अम्ल वर्षा को रोकने का उपाय क्या है। रोकने के उपाय, तो अम्ल वर्षा को रोकने का सबसे पहला सरल उपाय है जल प्रदूषण को रोकना। ठीक है, किसी भी तरह का जल प्रदूषण हमें नहीं फैलाना चाहिए। दूसरा है वायु प्रदूषण को रोकना। ये 2 ऐसे कार्य हैं जो बड़ी ही आसानी के साथ मनुष्य अपने आप को कंट्रोल करके रोक सकता है। और तीसरा उपाय है इसका वनों के कटाव को रोकना। और चौथा उपाय है वृक्षारोपण करना। ठीक है, और 5वां उपाय है जीवधारियों की रक्षा करना। ये सबसे सरल उपाय है अम्ल वर्षा को रोकने के। इनके बारे में हम आसानी से इनको अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। जल प्रदूषण को हमें कम से कम, जल को कम से कम स्तर पे जल प्रदूषित करना चाहिए, और जो भी जल हम नदियों में, नालों में बहा देते हैं उसको पूरी तरह से स्वच्छ बनाकर ही
ठीक है, हमें उनमें प्रवाहित करना चाहिए। वायु में भी हमें ऐसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे कारखानों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि जहरीली गैसें कम से कम मात्रा में वायुमंडल में प्रवाहित, क्योंकि इन सभी जो भी अम्ल वर्षा होती है उसके लिए निश्चित तौर पे मनुष्य ही एकमात्र सबसे अधिक जिम्मेवार है, और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए तो हम सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं। तो मनुष्य को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इनको कम से कम मात्रा में करने का प्रयास करना चाहिए। हम कम से कम जल प्रदूषित करें और कम से कम वायु प्रदूषित करें, और वनों के कटाव को रोकना भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज के समय की, क्योंकि वन जितने ज्यादा होंगे जैव विविधता उतनी ही अधिक होगी, और निश्चित तौर पे अम्ल वर्षा को रोकने में जैव विविधता सहायक होती है। वनों का काटना मतलब कि मनुष्य अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि जहां पर वन नहीं होंगे वो ना तो किसी जीवधारी के लिए और ना ही किसी मनुष्य के लिए रहने के लिए वो स्थान सुरक्षित हो सकता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए और पेड़ पौधों का और जीवधारियों का संरक्षण और संवर्धन करने में अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। अपने धन का जो उपयोग होता है व्यक्ति का, उसका सबसे अच्छा उपयोग है कि आप वृक्षारोपण करें। अगर किसी को कोई भी परोपकार संबंधी कार्य करना है तो परोपकार करने का सबसे आसान उपाय है कि आप वृक्षारोपण करें। परोपकार, इससे बड़ा परोपकार नहीं है। आप कोई भी और उपकार, परोपकार या मानवता अगर आप दिखाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मानवता दिखाने का, परोपकार दिखाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएं, उनका संवर्धन करें, उनका संरक्षण करें और जीवधारियों का भी संवर्धन और संरक्षण करें।